नमस्कार। आज मैं आभारी हूँ संस्मय प्रकाशन का कि उन्होंने द्वितीय संस्करण वारांगना का प्रकाशित करा और विश्व पुस्तक मेले में इसकी मुँह दिखाई में आज वरिष्ठ व्यक्तिकार सुभाष चंद्र जी और वरिष्ठ गज़लकार कमला सिंह जीनत जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर वारांगना जैसे विषय पर जब मैं लिखने का प्रयास कर रहा था तब मेरे भी भीतर यही भाव आए थे कि कैसे लिखूं, कहीं मेरी छवि उस वैश्यालय जाने वाले सुकुमार की तरह ना हो जाए। पर बावजूद इसके मैंने एक शुरुआत करी कि मधुशाला भी बिना शराब की दुकान पहुँचे हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखी थी। तो उन्होंने कहा एक प्रयास किया जाए उस मन को समझने का जो दिन भर तन की ओट में रहता है पर रीतापन लिए अपने भीतर हमेशा खड़ा मिलता है। उस मन के मर्म को लिखने का, उस मन के दर्द को लिखने का प्रयास किया है यथांजलि के अंदर, जिसमें वो वेश्या हमेशा उलाहना सहती है पर वो उफ तक नहीं करती, और उफ करे भी तो कैसे। पूरा समाज जो ताना देता है वो उस वेश्या को देता है, जबकि सुकुमार किसी अन्य ग्रह से नहीं आता। आज जब हम कोई दुकान शुरू करते हैं, कोई आरंभ करते हैं, तो पहले भगवान का नाम लेते हैं और फिर ये कामना करते हैं कि ग्राहक आए। अगर वो ग्राहक नहीं आते तो दुकान भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलाते। तो क्यों लगातार वेश्यालय बन रहे हैं और वेश्याएँ बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि ग्राहक भी मौजूद है, पर गाली और ताना केवल वेश्या के हिस्से में आता है, वारांगना के हिस्से में आता है। कभी कोई उसका मन पढ़ने का प्रयास नहीं करता। बस वारांगना व्यथांजलि में मैंने उस मन को कुछ हद तक झांकने का प्रयास करा, लिखने का प्रयास करा। मैं अपने पाठकों को ये समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं वारांगना व्यथांजलि जैसे कि नाम से ही अंकित है, मैं अर्पण को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के टॉपिक को उठाते हैं। वारांगना अर्थात वैश्या, और वैश्या को लोग कई नामों से जानते हैं, और वैश्या बनाने वाला कौन होता है, सबसे बड़ी बात ये जाननी चाहिए कि हमारे समाज के वो पुरुष जो सफ़ेद लिबास में दिन के उजाले में आते हैं और रात के अंधेरे में वो वैश्यालय में प्रवेश करते हैं और खुद को पाक साफ सफ़ेद कपड़ों में रखते हैं। लेकिन कोई ये नहीं समझ सकता कि उस औरत के मन में क्या चलता है, जबकि वो औरत एक माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, किसी की प्रेमिका भी होती है, किसी की दोस्त भी होती है। उनका फ़ायदा उठाकर लोग उनको वैश्यालय तक छोड़ आते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस समाज की। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, खासकर लड़कियाँ, जो अनजाने में, नासमझी में प्यार तो कर बैठती हैं और उसका परिणाम उनको वैश्यालय के दरवाजे तक पहुँचाता है। तो उन बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग तो दोस्ती के नाम को भी अपनी प्रेमिका का नाम देते हैं, बाद में उस प्रेमिका के नाम को बेच के वैश्यालय तक पहुँचाते हैं। तो आज ये समाज की विडंबना ही कही जाएगी। और वैश्या के नाम से ही लोगों के रूह काँप आते हैं, जो समझ में नहीं आता कि वैश्या क्या है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कभी उसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश कोई नहीं करता। जो अर्पण ने किया है, उसकी व्यथा को, उसकी बातों को, उसके दर्द को जिस तरह से उसने उभारा है, मैं दिल से बधाई देती हूँ कि इस तरह की बातें, इस तरह की टॉपिक उठनी चाहिए और लोगों तक के विचार सब जाने चाहिए कि आखिर वो भी एक इंसान है, उसके अंदर क्या चलता है। जैसे उसकी एक कविता है, उसके चित्त में है कौन, कोई पूछे कल का हाल, कोई आज सुना जावे, कोई मंद मंद मुस्कावे, कोई दिल बहला जावे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सफ़ेद लिबास में लोग आते हैं, तो आते जाते राह चलते कोई भी ताना दे जावे, गांव नगर में कोई ना जाने पर रात हुए सब पहचाने, दिन की रोशनी उसे न भावे, शाम ढले सब पास आ जावे। जैसे ये बताता है कि सफ़ेद पोस्ट लिबास में लोग दिन में तो नज़र आते हैं, लेकिन वही रात के अंधेरे में उस वैश्यालय तक जाकर खो जाते हैं, जबकि सुबह होते कोई उनका हाल नहीं पूछता कि उनके अंदर क्या चलता है। इसलिए मैं बार बार, बहुत बार अर्पण को बधाई देती हूँ। उसने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जो कि मैं औरत होकर मैं अपनी तरफ से भी कह सकती हूँ। मैं समझती कि उनके अंदर क्या गुजरता होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पण, आप इसी तरह लिखते रहें और इस तरह के मुद्दे उठाते रहें जो लोगों तक पहुँच सके। बहुत बधाई आपको। मित्रों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस किताब पर लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि विषयों पर या जो महिलाओं की जो वो कौम है जिस पर लोग लिखने से बचते हैं, मंटो ने लिखा, बहुत कम लोगों ने उस पर लिखा। उस
पर डॉक्टर अर्पण जैन विचल ने कविताओं की पूरी किताब लिखी है और ये पूरी किताब उनके दर्द को, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनकी व्यथा है, उन सबको उन्होंने इसमें समेटने का काम किया है। और ये जो समेटने का काम है, इसमें मैं आपको बता दूँ कि जब आप दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो आप सतही तौर पर बात करते हैं, और लेकिन जब आप किसी विषय पर लिखते हो, उसकी गहराई में जाते हैं, उसके अंदर तक जाते हैं, तब आप उस विषय के साथ सही मायने में न्याय कर पाते हैं। तो अर्पण ने न्याय करने का काम किया है। अपनी कविता की अनुभूतियों के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है कि वो वारांगनाओं के दर्द को उभारें, उनकी व्यथा को उभारें, और इसको उन्होंने कहा भी है वारांगना व्यथांजलि। एक कविता में छोटी सी आपको मैं सुनाता हूँ इसमें से। वारांगना तुम इश्क नहीं जी पाती हो, भोगी मन और तन की भोगन प्रेमालाप के काले कुंतर केश कहाँ फिर टिक पाते, अनहद जहाँ न भाव रहते, न एक संग न एक है मन, हर दिन करती नए सपन विस्तारित जहाँ केवल तन, कैसे कर पाती ये प्रेम जतन। जीना तुमने भावों को कब सीखा, गादी तकिए बिस्तर का बगीचा, नव स्पर्श को रहती लालायित, नव राहत को ही तुमने खींचा, जहाँ भोग ही मोह बना हो जीवन जीने का सलीका, रोज ही पाती नवीनतम सपनों की उनकी तालिका। ये आप अंदर जा रहे हैं, विषय के अंदर जा रहे हैं, व्यथा के अंदर जा रहे हैं, दर्द के अंदर जा रहे हैं, और उस जो पीड़ा है, उस संतरास को आप अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, और जब आप उसे ढंग से समेट लेते हैं तब कोई अच्छी किताब निकल कर आती है, उसे हम